चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है यूज़र। यूज़र मतलब हम ऑपरेट करते हैं। तो जैसे हार्डवेयर की अगर बात करूं तो फिजिकल जो भी डिवाइस होती है जो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। और हार्डवेयर के अंतर्गत अगर देखें तो 3 चीज़ें शामिल होती है। एक तो होती है इनपुट से संबंधित हार्डवेयर, एक होते हैं प्रोसेस से संबंधित हार्डवेयर और एक होते हैं आउटपुट से संबंधित हार्डवेयर। तो इनपुट ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनकी सहायता से यूज़र क्या करता है? निर्देशों को देता है कंप्यूटर को। और उन हार्डवेयर की श्रेणी में या उन इनपुट्स की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? एक तो कीबोर्ड आता है, ठीक है, कीबोर्ड आता है, ये देख सकते हैं आप कीबोर्ड, जिसके बारे में हमने पीछे कंप्लीट रूप में डिस्कस किया है। दूसरे होते हैं माउस, माउस आप देख सकते हैं, ठीक है, माउस के 3 प्रकार हमने देखे थे और कौन कौन से प्रकार के जो कार्य है वो करता है वो देखे थे। फिर उसके बाद स्कैनर हमने देखे थे। स्कैनर क्या करता है? ये कीबोर्ड जो है टाइपिंग इनपुट डिवाइस है, ये माउस जो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने वाली जो है मतलब स्टील इमेज को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है। माइक्रोफोन की अगर बात करें तो माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, ये तो जॉयस्टिक है। माइक्रोफोन एक माइक होता है जिसकी सहायता से हम जो है साउंड को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक मुख्य रूप से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, परंतु जो काम वीडियो गेम है और जो स्पेशल जो काम होते हैं वीडियो गेम या गेम खेलने कार से संबंधित जो गेम है बच्चों के लिए होते हैं, वो यहाँ पे जॉयस्टिक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। किसके लिए? इनपुट डिवाइस के रूप में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इनपुट डिवाइस से, इनपुट से संबंधित हार्डवेयर। अब दूसरे होते हैं प्रोसेस से संबंधित। प्रोसेस का मतलब जैसे ही यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाएगा तो उसको जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? जैसे कि आप देखें सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करेगा? जो भी इनपुट आया है उसको यहाँ पे प्रोसेस करने का काम करेगा। किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि हम पीछे ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे। तो एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है सीयू, सेंट्रल मतलब ये इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है एमयू। एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो तीनों पार्ट को मिलाकर बनाया गया है सीपीयू, और जो क्या काम करता है? कंप्लीट रूप से प्रोसेसिंग का काम करता है। दूसरा होता है जीपीयू। वर्तमान के जितने भी प्रोसेसर, जितने भी कंप्यूटर आ रहा है वो जीपीयू पे बेस्ड है, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जितना भी विजुअल से संबंधित डिस्प्ले, यहाँ ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेगा सारे कंप्यूटर या सारे लैपटॉप्स में। नहीं भी रहता तो हम अलग से उसको इनबिल्ट मतलब उसमें ऐड करा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ग्राफिक्स से संबंधित प्रोसेसिंग यहाँ पे जीपीयू में देखने को मिलती है, मतलब सीपीयू को अपग्रेड करके यहाँ जीपीयू लाया गया है। उसके बाद साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जैसे कि हम देख चुके हैं पीछे, साउंड कार्ड क्या होता है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, और प्रोसेसिंग डिवाइस किसका करता है? ये साउंड को प्रोसेस करने का काम करता है, ताकि स्पीकर के माध्यम से उसको प्ले कराया जा सके। नेक्स्ट जो चीज़ होती है मदरबोर्ड। एक एक्सपेंशन स्लॉट होता है जिसमें सारे मदरबोर्ड मतलब नाम से स्पष्ट है, सारे जितने भी कनेक्टिविटी होती है वो सारे मदरबोर्ड से ही होती है। चाहे वो साउंड की ले लीजिए, चाहे इथरनेट की ले लीजिए, चाहे पावर केबल, चाहे बीजीए, जितनी भी चीज़ें होती है सभी चीज़ें किससे कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होती है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? जो नेटवर्क से संबंधित ईथरनेट वाला या फिर वाईफाई या जो भी चीज़ होती है सभी चीज़ों को प्रोसेस करने का काम करता है नेटवर्क कार्ड। तो जितनी भी चीज़ें प्रोसेस से संबंधित हार्डवेयर होती है वो हमने यहाँ पे देखें। अब बात करते हैं जैसे ही प्रोसेस हो जाती है तो वो यूज़र को प्रदान की जाती है। यूज़र को किस फॉर्म में प्रदान की जाती है? आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रदान की जाती है। तो यहाँ देखिए सबसे प्राइमरी जो डिवाइस होती है वो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर मतलब होता है एक डिस्प्ले होता है जिसके माध्यम से यूज़र को सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रदान किया जाता है। और मॉनिटर के अलग अलग प्रकार हमने देख चुके हैं, बहुत सारे प्रकार, यानी कि कलर की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ मोनोक्रोम है, ग्रे स्केल है और कलर मॉनिटर है। 3 प्रकार के हमने देखे थे। और उसके प्रकार के आधार पर अगर देखें तो यहाँ हमको दिखा था CRT दिखा था, LCD दिखा था, LED दिखा था, फिर LCD और प्लाज्मा डिस्प्ले, ड्यूअल डिस्प्ले, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिए थे मॉनिटर के अंतर्गत। इसके कुछ फीचर्स भी हमने जाने थे। फीचर्स के बाद हम जो है उसके जो कलर मतलब जो डिस्प्ले स्टैंडर्ड होते हैं उनको देखे थे। फिर सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर देखने को मिलता है, जो क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके यूज़र को प्रदान करता है, यानी कि कागज़ पर प्रिंट करके ये दर्शाता है। अब अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हो सकते हैं, जैसे कि इंकजेट हो सकते हैं, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर उसकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इंकजेट उसकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, फोटो प्रिंटर, ये बहुत सारे प्रिंटर हो सकते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर मतलब कोई आकृति, ग्राफ्स वगैरह इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे विशेष रूप से यूज़ होते हैं, काम करते हैं प्रिंटर जैसे ही, परंतु इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है। नेक्स्ट जो होते हैं साउंड। साउंड मतलब होता है स्पीकर। हम बात करते हैं स्पीकर मतलब जो साउंड कार्ड के द्वारा जो भी प्रोसेस किया जाएगा उसको आउटपुट के रूप में स्पीकर के माध्यम से प्ले किया जाएगा। तो ये तो होगा बेसिक रूप से हार्डवेयर। आप देख सकते हैं मॉनिटर, ये देखिए मॉनिटर, ये देख सकते हैं प्रिंटर, ये देख सकते हैं, उसके बाद प्लॉटर ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप।
और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश सत्ता जी, दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार 10, सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर होते क्या है, ये देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको हार्डवेयर दिख रहा है। हार्डवेयर आप देखिए, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का एक विशेष पार्ट जो फिजिकल डिवाइस हमने पीछे पढ़े हैं। और दूसरा होता है नेक्स्ट जो होता है यूज़र। तो यूज़र बोलेगा हार्डवेयर को कि काम करे, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो मशीन है। मशीन समझती है ओनली 0 1 की भाषा। तो उसको समझाने के लिए यहाँ विशेष रूप से कुछ प्रोग्राम या निर्देशों के समूह होते हैं, उनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। निर्देशों के समूह होते हैं क्रम अनुसार, तो उनको बोला जाता है यहाँ पे प्रोग्राम। और प्रोग्राम का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम का कलेक्शन जो अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देखने मिलता है, विंडोज़ 10 वगैरह, लाइनक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, ये सभी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर और यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने यानी काम करने योग्य बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम बात करें डॉस है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, और बहुत सारे हमको ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सभी जो है आपके क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं, सिस्टम ऑन तो हो गया है, पर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के काम करवाना है, तो इसमें यूज़ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ देखिए फोटोशॉप होता है। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के काम आता है। ठीक है। फोटो एडिटिंग के लिए हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए। फिर पेज मेकर, जो भी डीटीपी से संबंधित काम है, डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो पेज डिजाइनिंग है, बुक है, लेटर है, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे पेज मेकर का यूज़ किया जाता है। अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। वर्तमान में 7.0 इसका चल रहा है, और इसका जो है फोटोशॉप 20, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है वर्तमान में। एमएस ऑफिस आपकी 29 देखने को मिलता है वर्तमान में। अच्छा, विंडोज़ की अगर बात करें यहाँ विंडोज़, तो विंडोज़ कौन सा है? विंडोज़ अभी 10 चल रहा है, और आई होप ये 12 आ सकता है, परंतु अभी हम गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है। उसके अलावा फ्लैश होता है, एडोब फ्लैश। ठीक है। जो भी वीडियो या फिर एनिमेशन से संबंधित काम करने के लिए फ्लैश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका काम में चलती है, विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे चलती हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत और बहुत सारे होते हैं। कोरल ड्रा होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, तो ये रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ होते हैं, इनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कभी कभी सिस्टम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस मतलब बहुत समय तक काम कर लिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो या तो स्लो हो जाता है या कुछ टेम्परेरी फाइल उसमें बहुत सारी हो जाती है, तो यहाँ पे यूज़ होता है क्या? सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स मतलब जो कंप्यूटर उसके मेंटेनेंस के लिए, जैसे आप देखें तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है सिस्टम टूल्स के अंतर्गत, या फिर हम बोले तो डिस्क क्लीनअप हमको देखने को मिलता है, जो टेम्परेरी फाइल को डिलीट करता है। ठीक है। तो सिस्टम टूल के श्रेणी में आते हैं। दूसरी चीज़ एक और होते हैं एंटीवायरस। जो वायरस होता है, वायरस से ग्रसित हो जाते हैं कंप्यूटर, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो देखिए 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हमने देखे। सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। देखिए हार्डवेयर और यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर
का यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो होते हैं, परंतु हमने तीन देखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर भी हमने देख लिए यहाँ पे। हार्डवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं, इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं और आउटपुट होते हैं। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे इंस्ट्रक्शंस है। जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक रोबोट है। रोबोट को हमको बोलना है कि भाई कुछ काम करे। काम करे मतलब चाय बनाए, तो सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे, पहले तो खड़े हो जाइए। दूसरे स्टेप हम बोलेंगे क्या कि मतलब जो किचन की तरफ जाइए। तीसरे स्टेप बोलेंगे हम कि मग उठाना है या फिर गंजी उठाना। उसके बाद हम बोलेंगे कि उसमें पानी, दूध, चाय पत्ती जो भी चीज़ डालना है वो सब चीज़ें डालें। फिर उसके बाद उसको गैस के ऊपर रखें। फिर उसके बाद लाइटर उठाए। लाइटर उठाने के बाद गैस का स्विच ऑन करे और लाइटर को ऑन करके उसको जला दे और 10 मिनट तक उसको बनने दे। और बनने के बाद जो भी है उसको उतार कर कप में निकाले और फिर जो व्यक्ति है मतलब सामने वाला उसको यहाँ पे लाकर सर्व कर दे। तो देखिए इतने सारे इंस्ट्रक्शन हमको देना पड़ा, वो भी किसके फॉर्म में, सीक्वेंस में देना पड़ा। सीक्वेंस में मतलब क्रम अनुसार। तो हम समझ सकते हैं ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस का ऐसा क्रम जो सीक्वेंस में हो उनको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोग्राम। और प्रोग्राम का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमने देखे थे अभी MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया। एक MS ऑफिस मल्टीपल काम को कर सकता है, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो इसीलिए हमने बोला है प्रोग्राम के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को बोला जाता है, वो भी क्रम अनुसार। ठीक है, मतलब उचित होना चाहिए, नहीं तो वो प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बेसिक रूप से देखे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम कर सके। और यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे मुख्य उदाहरण माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेटर्स, उसके बाद देखने को मिलेगा कंपाइलर, कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डिबगर। ये सभी क्या है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का मतलब कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, मतलब उसको मतलब ऐसा छू कर देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कर मतलब है वो ऐसा फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जो है सिंपल मतलब कंप्यूटर को सिंपल तरीके से काम करने के लिए बनाया गया है। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की ज़रूरत को ध्यान में रखकर मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें से कुछ फ्री भी उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए हमको पे भी करना पड़ता है। जैसे कि आपको फोटो से संबंधित कार्य करना है तो फोटोशॉप, या फिर वीडियो से संबंधित काम करना तो मीडिया प्लेयर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का समूह है होता है, यहाँ देख सकते हैं हम, जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जाता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने अभी देखें। और हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी चीज़ होती है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, प्रोजेक्टर होते हैं। और सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब जिनके द्वारा हम कंप्यूटर हार्डवेयर को काम कराया जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसकी श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात करें कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, मतलब चालू करने के बाद लोड किया जाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ये कंप्यूटर को बूट यानी बूट मतलब चालू करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। और कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को लिए आवश्यक होता है। और इसके फंक्शंस अगर देखें तो यहाँ देखिए और प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है, डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम को मैनेज करना, नेटवर्किंग लैन बैन मैन इन सभी को मैनेज करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है, डिवाइस ड्राइवर को मेंटेन करना, जैसे कीबोर्ड हमने अटैच किए तो उसको मेंटेन करने का काम इसी का होता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, इनको हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले मैंने पिछले जो क्लास है कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें आपको पढ़ा दिया हूँ, इसी से संबंधित जो भी लेक्चर है तो उसमें आप इनको पढ़ सकते हैं। यानी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख लीजिए, जैसे डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे डिस्क को मैनेज करने के लिए 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया था। और कमांड बेस्ड सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड बेस्ड मतलब CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ओनली, कीबोर्ड इसमें वर्क करेगी, माउस का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, CUI इसको बोला जाता है।
दूसरे आईसी में अपग्रेड करके विंडो बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डॉस की कमी को दूर करने के लिए सन 1990 में विंडोज़ 3.0 यहाँ पे जारी किया गया। कुछ अन्य संस्करण इसके देख लीजिए, विंडोज़ 95 है, ठीक है, एक्सपी है, एक्सपीरियंस जिसको बोला जाता है, विंडोज़ मी, मिलेनियम, विंडोज़ विस्टा, उसके अलावा विंडोज़ एक्सपी तो हमने देख लिया, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, 8.1 है, ठीक है, फिर विंडोज़ 10 है, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। फिर ये इसको हम GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और मल्टीटास्किंग, ये विंडोज़ अवेलेबल है। फिर विंडोज़ NT, ठीक है, नेटवर्किंग से संबंधित, यानी कि ऑन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। मल्टी यूज़र है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ और अदर देख लेते थे, जैसे यूनिक्स आए, यूनिक्स मल्टी यूज़र था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, डेवलप किया गया था 1970 में AT&T बेल लेबोरेटरी के द्वारा, जिसमें जो है C लैंग्वेज को भी डेवलप किया गया था, और केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। जो C लैंग्वेज है यूनिक्स आधारित लैंग्वेज मानी जाती है, मदर लैंग्वेज। लाइनेक्स की अगर बात करें तो 1991 में लाइनेक्स टॉरवेल्स के द्वारा इसको बनाया गया था, और इसी के नाम से इसका नाम जो है लाइनेक्स पड़ा। और ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयोग आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, इंटरनेट पर उपलब्ध है, मतलब हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद हम उसको जो है फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, मतलब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमको, देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेटर को टाइप करना तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हमको चार्ट बनाना किसी डाटा का तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंटेशन बनाना तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, डेटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। तो आप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत अगर देखोगे तो बहुत सारी ज़रूरत हमको देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देखें हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसके बाद हम देखेंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसके बाद देखेंगे। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें एक बार अभी देखें हैं। तो जैसे हम देखिए, यहाँ पे हमने हार्डवेयर के बारे में जाना, दूसरी चीज़ हमने जो है सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। तो हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3, इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेस हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर। उसके बाद आप देखिए, यहाँ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 3 देखे हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका होती है वो हमने देख लिया, सॉफ्टवेयर कैसे बनते, देखिए हमने ये क्रम देख लिया। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखे कंप्लीट रूप से, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे, ट्रांसलेटर और अन्य चीज़ें, और जो प्रोग्रामिंग है वो हम जो है बाद में देखेंगे। चलिए, ट्रांसलेटर को हम अभी जान लेते हैं, उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग के बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे। तो ट्रांसलेटर का बेसिक मैं बता देता हूँ, और उसके बाद जो है हम विस्तार से देखेंगे। जैसे ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर जैसे कंप्यूटर हमारा 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता, तो ट्रांसलेटर ऐसे प्रोग्राम होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जैसे असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो करेगा वो असेंबलर है। फिर एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, उसको सोर्स कोड, मतलब सोर्स कोड कहलाता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम जो करेगा वो करेगा कंपाइलर, और सोर्स कोड को एग्जीक्यूट और रन कराने का काम जो करेगा वो इंटरप्रेटर है। तो ये सारी चीज़ आप देखेंगे, इनको विस्तार से हम इसके बाद देखने वाले हैं, जो सारे ट्रांसलेटर है उनके बारे में, और बाकी की चीज़ें हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्कशन जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के, उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी। एंड्रॉयड स्टोर यानी कि प्ले स्टोर में जाकर आप जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि पीछे हमने कुछ ओवरव्यू इसका देखा था, जैसे 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। चलिए मैं यहाँ फिर से आपको क्लियर करता हूँ। कंप्यूटर है, इधर है ह्यूमन, ठीक है। कंप्यूटर समझता है 0 1 को, और ह्यूमन समझता है ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल कुछ भी हो सकती है। अगर ह्यूमन के द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं तो कंप्यूटर समझेगा कि बिल्कुल नहीं समझेगा। तो बीच में एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। मीडिएटर को ही यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए ट्रांसलेटर क्यों यूज़ होता है, मतलब कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 0 1 ये समझता है, और अगर ह्यूमन के द्वारा भी 0 1 दिया जाता है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे यूज़ होगा कि ट्रांसलेटर बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने वाला जिस भाषा में बोल रहा है हम भी उसी भाषा में बोल रहे हैं, तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु ह्यूमन की भाषा अलग है और कंप्यूटर की भाषा अलग है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले यूज़ होती थी 0 1। 0 1 को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज, और मशीन को मशीन भाषा में समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु जब यूज़र अपनी सुविधा के लिए एक नई लैंग्वेज का विकास किया, जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज के कुछ कोड थे, न्यूमेरिक कोड थे, जो कि शॉर्टकट में लिखे जाते थे। उन कोड को कंप्यूटर नहीं समझ पाता था, तो कंप्यूटर को उन कोड को समझाने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, जिसको बोला जाता था असेंबलर। और असेंबलर करता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं। और असेंबलर के बारे में हम देखें तो मतलब एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। जैसे हम मशीन लैंग्वेज में 0 1 में लिखते थे, परंतु यहाँ पे हम जैसे ऐड है, सब है, ठीक है, NOV है, इस प्रकार के कुछ शॉर्टकट कोड लिखते थे, जिनको बाइनरी कोड में बदलने का काम करता था असेंबलर।
दूसरे होते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो है मतलब जब असेंबली लैंग्वेज में भी कोड करना आसान नहीं था तो उसको एक मतलब कोड दूसरी लैंग्वेज विकसित की गई जिसको बोला जाता था हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एचएल बोला, हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता था। और हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम थे वो इंग्लिश या जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसमें लिखे जाते थे। तो अब भी कंप्यूटर को समझाना कठिन था, क्यों? क्योंकि इसके पास अलग लैंग्वेज है ह्यूमन रीडेबल और इसके पास अलग है। तो बीच में एक ऐसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उनको बोला जाता था कंपाइलर। और ये क्या करते थे, जो इंसान के द्वारा लिखा जाता था वो सोर्स कोड, और वो सीधे उसको मशीन भाषा यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करने का काम करते थे। तो ये कहलाते थे कंपाइलर। और कंपाइलर की फैसिलिटी थी, मतलब एक सुविधा थी कि वो जितने भी एक पेज में 100 इंस्ट्रक्शन भी लिखे थे एक साथ उसको 0-1 यानी मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम कर देता था। तो इनको बोला जाता था यहाँ पे कंपाइलर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चलिए कंपाइलर के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। यानी कि कंपाइलर जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने का काम करता है, ईएक्सी फाइल। ठीक है, सोर्स कोड को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है और ये कोड जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट मतलब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है ईएक्सी फाइल उसको ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने का, या ऑब्जेक्ट फाइल वो कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करें हम इसके अलावा दूसरे शब्दों में, तो प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाने के बाद स्वतंत्र रूप से ईएक्सी फाइल बन जाता है, मतलब जिसको कहीं भी बिना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्यूटर की जो है कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कंपाइलर जो होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। इसकी कार्य करने की गति काफ़ी अधिक होती है क्योंकि एक बार में सारे जो कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है। मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है क्योंकि यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और यदि कोई एरर आती है तो एरर मैसेज शो करता है। तो ये तो हो गया है कंपाइलर के बारे में। नेक्स्ट जो होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जैसे सोर्स कोड है, सोर्स कोड को 0-1 में कन्वर्ट करेगा और 0-1 में कन्वर्ट करने के बाद उसको रन भी कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट भी कर देगा। तो कितने काम कर रहा है, एक ये काम कर रहा है बदलने का और दूसरा रन करने का। तो पर ये 10 एक पेज में 10 कोड है, 10 लाइन है, तो एक एक लाइन को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो इसकी कार्य करने की गति जो है धीमी होती है और एरर आने की संभावना यहाँ पे कम होती है। अगर आती भी है तो ढूंढने में आसानी होती है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन भाषा में करेगा और साथ में उसको रन भी करेगा। मतलब इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और उनको रन भी करेगा। ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है क्योंकि प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है और यदि लाइन में कोई एरर होती है तो यह तत्काल एरर मैसेज शो करता है और जब तक उस गलती को सुधार नहीं दिया जाता तब तक यह आगे नहीं बढ़ता। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ अंतर देख लेते हैं, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो किसी मतलब कंपाइलर जो होता है किसी एक प्रोग्राम में लिखे सोर्स कोड को एक साथ हाई लेवल में परिवर्तित कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और एक एक करके करता है। यहाँ पे कंपाइलर में सिंटैक्स एरर के साथ मतलब सिंटैक्स एरर एक साथ यहाँ बाद में बताता है, परंतु ये हर बार हर एक इंस्ट्रक्शन में बता देता है। कंपाइलर की बात करें तो सोर्स कोड को अनुवाद करने में समय और प्रोसेसिंग कम लगती है, परंतु इंटरप्रेटर में समय और प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है। इसमें डिबगिंग मतलब एरर ढूंढना आसान नहीं है, परंतु इसमें एरर ढूंढना आसान है। तो ये बेसिक चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं किसकी, लिंकर की। लिंकर मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट फाइल में यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट फाइल होती है। ठीक है, जो सोर्स कोड होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा लिंकर क्या करता है, लिंकर जो लाइब्रेरी है सब चीज़ का यूज़ करके यहाँ ईएक्सी फाइल बनाने का काम करता है। और लोडर जो होता है, लोडर लाइब्रेरी से कुछ चीज़ों को लोड करने का या एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करने का काम करता है रैम में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक तो होता है लोडर, मतलब एक होता है देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिंकर क्या करता है, लिंक करने का काम करता है ईएक्सी ऑब्जेक्ट फाइल से। और उसके बाद जो लिंकर है ये देखिए लिंकर ने करा काम और लोडर ने क्या करा, ईएक्सी फाइल को यहाँ पर लोड करने का काम करा रैम में। इसके अलावा एक और होता है डीबगर। डीबगर का मतलब क्या होता है, जैसे एरर आई तो एरर आई तो क्या कहलाती है, वो बग को दूर करना डीबग कहलाता है और डीबग करने का काम जो करेगा वो डीबगर कहलाएगा। ये बेसिक रूप से आप समझ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूज़र द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर ऑन होने से बस काम नहीं चलता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें MS वर्ड,
हाँ ठीक है, और जो भी इससे संबंधित सॉफ्टवेयर है वो हम देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट आता है, पीपीटी, अकाउंटिंग में आपको टैली देखने को मिलता है, ठीक है, स्प्रेडशीट में आपको एक्सेल देखने को मिलता है, डेटाबेस में आपको एमएस एक्सेस देखने को मिलता है, डीटीपी में आपको फोटोशॉप, पेज मेकर, मल्टीमीडिया में फ्लैश वगैरह अन्य चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। इसके अलावा जो यूजेस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो आप बता नहीं सकते कितने यूजेस हैं। जैसे आप एम एस वर्ड पढ़े हैं तो एम एस वर्ड के यूजेस आप बता दीजिए 5-6, ठीक है। जैसे कट कॉपी पेस्ट करना, लेटर टाइप करना, मेल मर्ज का उपयोग करना, एनवलप्स का उपयोग करना, फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना, तो ये बहुत सारी चीज़ हो सकती है। एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल में आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं, यानी कि सैलरी शीट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बना सकते हैं, फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हो, पिवोट टेबल बना सकते हो, और सॉर्टिंग फिल्टरिंग इस सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पीपीटी बना सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन, कोई भी आपको प्रस्तुति बनाना है स्लाइड के रूप में, तो उसका उपयोग यहाँ पे पावर पॉइंट के रूप में कर सकते हैं। एक्सेस, किसी ऑफिस का डेटाबेस बनाना है, कोई कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का, तो आप एक्सेस का उपयोग कर सकते हैं। वन नोट की अगर बात करें तो आप जो है नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, नोट्स बनाकर आप उसमें जो है ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारे उपयोग किसके हैं, एक एमएस ऑफिस के उपयोग माने जाते हैं। जिसमें आप एमएस वर्ड देखिए तो ये एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, यह एक कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो ऑफिस के सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसको अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। इस कंपनी के अध्यक्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स है, और एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम देख सकते हैं। इसमें एमएस वर्ड के अंदर पाए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर है वर्ड एक्सेल, मतलब एमएस ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर जो है, देखिए वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, इसके अलावा जो है वन नोट है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक ऑफिस की ज़रूरत को पूरा करते हैं। एमएस वर्ड का जो एनवायरनमेंट है आप देखिए क्विक एक्सेस टूल बार आपको नजर आएगा, टाइटल बार में टाइटल दिख रहा है और एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, हेल्प बटन दिख रही है, उसके बाद आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन देख सकते हैं, कंट्रोल बटन है, उसके नीचे आपको नीचे जो है टैब नज़र आ रही है, ठीक है, टैब के नीचे आपको रिबन नज़र आ रही है, रिबन के अंदर आपको ग्रुप दिखेंगे, ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल मेनू है, बाकी सभी टैब है। ये टाइपिंग एरिया है, डॉक्यूमेंट विंडो इसको बोलते हैं। इसके अलावा आप रूलर देख सकते हैं, रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती हैं। उसके बाद स्क्रॉल बार भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती है। नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे पेज व्यू बटन और जूम ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो ये हो गया कुछ एमएस वर्ड के बारे में। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट की अगर बात करें तो ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, स्लाइड, हैंडआउट सभी प्रकार का मटेरियल जो है प्रेजेंटेशन के अंतर्गत तैयार किया जा सकता है। स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रेजेंटेशन है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर जो है स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं एवं वेब पर भी पब्लिश कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम देखें एजुकेशन में, बिजनेस में, मतलब जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में यहाँ पर प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। अब प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपको प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट रूप से दिख रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें भी क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है, टाइटल नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ तो आप देख सकते हैं जो देखिए जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, हेल्प है, कंट्रोल बटन है, टैब है, रिबन है। उसके अलावा आप देखें तो ग्रुप है, कमांड्स है, सभी दिख रहा है। ये स्लाइड आपको दिख रही है, स्लाइड व्यू ऑप्शन दिख रहा है, और मेन स्लाइड जहाँ पे हम काम करना है, ठीक है। नीचे आपको स्टेटस बेसिक दिख रहा है, और यहाँ देखिए व्यू बटन भी दिख रहा है, और जूम ऑप्शन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गया क्या पावर पॉइंट के बारे में। हम बात कर लेते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल एक एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटा बेस पर जो है डेटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं जिसका प्रयोग करके डेटाबेस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मीनू बार में नो मीनू, यहाँ मीनू तो हम चेंज टैब होती है, तो मीनू यहाँ पहले वो करते थे। इसमें विभिन्न प्रकार के टूल बार्स होते हैं जिनको रिबन बोला जाता है। इनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से रिबन, मतलब यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल, उसके बाद आप देखें हेल्प है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, कंट्रोल बटन है, टैब आपको दिख रही है, टैब के अंदर रिबन दिख रहा है, रिबन के अंदर ग्रुप के अंदर जो है कमांड्स दिख रहे हैं। फिर यहाँ आपको फार्मूला बार दिखता है जिसकी सहायता से हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, और ये शो होता है व्यू बटन से। सीट दिख रही है, सीट में आपको देखिए यहाँ पे ABCD दिख रहा है, ये कॉलम नेम कहलाते हैं। 1 2 3 दिख रहा है, ये रो नेम कहलाते हैं। दोनों से मिलकर एक चौकोर बॉक्स से बनता है, इसको बोला जाता है सेल, और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो कि कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। कंप्लीट रूप से हम जो है सेल में जो है काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए सीट ऑप्शन होते हैं, सीट 1 2 3 4 प्लस बटन से हम ला सकते हैं। स्टेटस बार दिख रहा है, सीट व्यू ऑप्शन और जूम ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस भी एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जो कि डेटाबेस से संबंधित काम करता है, जैसे कि टेबल बनाना, क्वेरी बनाना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है।
इसके अलावा जो टेबल होते हैं, टेबल इस प्रकार से होते हैं, क्वेरी हमारी ज़रूरत के अनुसार काम कर सकते हैं। फॉर्म में हम डेटा की फॉर्म मतलब जो है डेटा को डिस्प्ले और डेटा को ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट में हम जो है कंप्लीट रूप से समरी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक्सेस की अगर बात करें तो ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, फिर आपको टाइटल बार नज़र आएगा। बाकी ये चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके बाद टैब आपको दिख रही है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपको देखिए होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ टेबल जो ऑप्शन है, टेबल दिखता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट है एक्सेस के, डेटाबेस के, वो दिखते हैं। यहाँ पे आपको टेबल क्रिएशन विंडो दिख रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, एक नेक्स्ट, प्रीवियस है और सर्च बटन यहाँ दिख रहा है। स्टेटस बार आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपको जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन दिख रही है स्टेटस बार से संबंधित। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखे थे। कंप्यूटर को मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी सहायता से हम जो कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे तो देखिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर, जो कि अनावश्यक रूप से स्पेस होता है डिस्क में, उसको मैनेज करने के लिए। स्कैन डिस्क होता है, डिस्क को स्कैन करने के लिए। डिस्क क्लीनअप होता है, एंटीवायरस होता है, डिस्क चेकर होता है, सिस्टम प्रोफाइल्स होती है, प्रोफाइल वायरस, यहाँ देखिए वायरस स्कैनर होता है, डिस्क क्लीनर होता है। तो सारे जो है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है लैंग्वेज तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमको देखने को मिलता है कुछ डीटीपी सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पे जो है हमने देखे थे डीटीपी सॉफ्टवेयर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ सॉफ्टवेयर देखे थे तो डीटीपी के अंतर्गत डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि जो फोटोशॉप है, पेज मेकर, मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम देखें तो टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, इन सभी पे जो काम करे। डेटाबेस मतलब देखिए अकाउंटिंग में आपको टैली देखने को मिला था, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर से संबंधित सारी चीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, उसको भी आप ज्वाइन मतलब डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, देखिए पहले हम हार्डवेयर देखे थे, फिर हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की। सॉफ्टवेयर होता क्या है कंप्लीट रूप से हमने देखें, कैसे बनता सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर प्रोग्राम, लिंकर, लोडर, डिबगर, इन सभी के बारे में देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे हमने जाने। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, डिबगर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो है उसके यूजेस हमने देखें, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, वन नोट है। तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से जाना। ठीक है, जो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, ये इतने प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद जो है हम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, और एक होता है ह्यूमन। अब जैसे कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए और एक ह्यूमन मतलब ये देखिए एक इंसान है और एक इंसान ही है। अगर ये भाषा बोल रहा है और इस भाषा को ये व्यक्ति समझता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु जब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है ओनली 0 1 को, और हम समझते हैं हमारी लैंग्वेज अदर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कुछ भी हो सकती है। पर हम अगर इससे क्या करना है, इससे अगर बात करना है तो हमको यहाँ पे इसके लिए इसकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होती है और हमारी लैंग्वेज अलग होती है। दोनों के बीच में यहाँ पे हमको विचार के आदान प्रदान करना था, हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक लैंग्वेज की। और लैंग्वेज हमको उसकी आना चाहिए जिसको हमको समझाना है, यानी कि कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमको आना चाहिए। तो ये देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज हम देखें तो 0 1 होती है, हमेशा 0 1 होती है, पर हमारी लैंग्वेज हम अलग अलग देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है। कंप्यूटर जिसको समझता है उस पर गणनाएं करता है और परिणाम भी देता है। पर हमको समझने के लिए हमारी सुविधा अनुसार हम अलग लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा है, जिसे कंप्यूटर के विद्वानों यानी कि जो विशेषज्ञ कंप्यूटर के, उनके द्वारा जो एप्लीकेशन है उनको विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पारंपरिक जो भाषा उसकी तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए अपनी एक व्याकरण होती है, उनके एक वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको 2 प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलती है और एक हाई लेवल। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो सबसे शुरुआती दृष्टि की थी, मतलब एक 0 1 थी, जिस पर कंप्यूटर काम करता है, तो इसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज, और इसी को बोला जाता है यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब यहाँ अगर देखें
तो देखिए यहाँ पे जो बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज यहाँ हमको जो है विभिन्न प्रकार के यानी 01 01 1 1 0 इस प्रकार की भाषा में जो लिखी जाती थी वो बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मात्र 2 अंकों के बेस थी। बाइनरी कोड जो डिजिटल कोड होता उसके बेस पर ये काम करती थी। जो बाइनरी निर्देश बाइनरी कोड होते हैं उसमें दिया जाता है, मतलब इस लैंग्वेज में जो काम किया जाता है, और इसको मशीन भाषा भी बोलते हैं। मशीन भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए काफ़ी कठिन होती है। मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत कठिन होता है इसका, क्योंकि इसमें जो है जो गलतियाँ होती है, एरर होती है, उसकी संभावना अधिक होती है। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती है और इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। और लो लेवल के अंतर्गत दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लैंग्वेज अगर है, मशीन लैंग्वेज में हमको कोड लिखना है तो उसके लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो ट्रांसलेटर है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। किसके लिए? मशीन लैंग्वेज के लिए। मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो कोड थे, यानी कि असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते थे। उदाहरण के रूप में हमने देखे थे अभी NOV, ऐड हम देख सकते हैं, सब हम देख सकते हैं। तो ये क्या थे? इनको कंप्यूटर नहीं समझता है तो इनको बोला जाता था न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना काफ़ी सरल था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिर्फ 01 या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी थी जिसको बोला जाता था असेंबलर, जैसे कि हमने पीछे बात कर ली है। उसके बाद जब इन लैंग्वेज में काम करना काफ़ी कठिन होता था तो प्रोग्रामर के जो कंप्यूटर विशेषज्ञ उनके द्वारा एक ऐसी नई लैंग्वेज बनाई गई जो कि इंसान के समझने के लिए काफ़ी लाभदायक थी। इनको बोला जाता था हाई लेवल लैंग्वेज। और इसके अंतर्गत हमको बेसिक देखने को मिलता है, सी लैंग्वेज देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए C++ देखने को मिलता है, कोबोल है, फोर्टान है, जावा, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसका अर्थ है कि मशीन भाषा पर ये जो है भाषा मशीन पर निर्भर करती है। ये भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसे होती है, इसलिए कोड करना काफ़ी आसान होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। उदाहरण के लिए फोर्टान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक .NET है, HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है परंतु उसमें जो है एक प्रकार से वेब पेज डिज़ाइन की लैंग्वेज है वो, सन स्टूडियो है, ये सभी जो है। और इसके अंतर्गत हमको 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन की लैंग्वेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3rd जनरेशन की लैंग्वेज अगर देखें तो हमको देखने मिलता है 3rd जनरेशन पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्रामरों को मशीन तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने से आज़ाद किया। और तृतीय पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन की भाषा मशीन पर आश्रित नहीं थी, मतलब उस पर निर्भर नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम जो है पोर्टेबल हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो गए, जिस कारण प्रोग्राम को उनके कंपाइलर व इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है कॉपी किया जा सकता था। तीसरी जनरेशन की जो अत्यधिक पीढ़ी मतलब प्रचलित जो लैंग्वेज है फोर्टान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, C++, ये हमको देखने को मिलता है। 4th जनरेशन की जो लैंग्वेज थी, देखिए तीसरी जनरेशन जो 3rd जनरेशन थी उससे काफ़ी अधिक सरल थी और इसके अंतर्गत विजुअल वातावरण या GUI पर बेस्ड काम किया गया। टेक्सचुअल वातावरण होता था तीसरी जनरेशन में, परंतु यहाँ पे विजुअल पर भी काम किया गया। और प्रोग्रामर सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। 4th पीढ़ी यानी कि जो 4th जनरेशन उसकी भाषाओं के जो एक पंक्ति का जो कथन है तीसरी पीढ़ी में 8 पंक्तियों के बराबर होता था। यहाँ विजुअल जो एनवायरनमेंट है वो देखने को मिला, बटन है, टेक्स्ट से संबंधित ड्रैग एंड ड्रॉप है, मतलब एक ID का एनवायरनमेंट यहाँ मिलने लगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जावा स्टूडियो, इन सभी की जो है यहाँ पे सुविधा देखने को मिली। इसके अलावा कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके जानने से पहले हम देख लेते हैं जो 4th जनरेशन थी यानी कि 4th जनरेशन, उसकी कुछ लाभ है। 4th पीढ़ी की जो भाषा उसको सीखना सरल था तथा इसमें कंप्यूटर का जो मतलब इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना आसान था। 4th पीढ़ी की जो भाषा उसमें टेक्सचुअल इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेस भी होता था। प्रोग्रामरों के लिए 4th पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन की भाषाओं में विकल्प उपलब्ध रहते क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी बड़ी थी। 4th जनरेशन की भाषाओं में जो प्रोग्रामिंग है कम स्थान लेती थी क्योंकि इस जनरेशन की भाषा की जो एक पंक्ति है पहली जो जनरेशन थी उसमें कई पंक्तियों के बराबर थी और 4th जनरेशन में भाषा को उपलब्धता काफ़ी कठिन थी। अब इसके कुछ घाटा भी हो सकते हैं यानी कि हानि भी हो सकती है। तो 4th जनरेशन की जो भाषाएँ थी काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन मांगती थी, ठीक है। कंप्यूटर के अंतर्गत विशेषज्ञता की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी और बड़ी श्रृंखला में उपलब्ध थी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। कुछ 4th जनरेशन की लैंग्वेज देख लेते हैं, जैसे
ये तो फोर्थ जनरेशन की नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज है टोटल, मतलब तीसरी और चौथी दोनों जनरेशन की। तो फोर्ट्रान, फोर्ट्रान को फार्मूला ट्रांसलेशन बोला जाता है और ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक इंजीनियरिंग द्वारा गणितीय सूत्रों को आसान करने के लिए किया गया था। ठीक है, फोर्ट्रान बीज गणितीय एल्जेब्रा पर आधारित लैंग्वेज है। 1996 में आंसी यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फोर्ट्रान लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रदान किया था। लोगों की अगर बात करें तो लोगो यानी कि ये जो लोगो लैंग्वेज है अमेरिका के सिमोर पेपर्ट द्वारा डेवलप की गई थी। इस लैंग्वेज का उपयोग कम उम्र के बच्चों के द्वारा ड्राइंग, ग्राफिक्स आदि के लिए यहाँ पे कंप्यूटर में शिक्षा देने के लिए किया जाता है। कोबोल, कोबोल का फोर्ट्रान है फुल फॉर्म, कोबोल का जो फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है और यह एक व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज है। कोबोल लैंग्वेज में कॉमन एंड जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के समान होते हैं और इस लैंग्वेज को पैराग्राफ, डिवीज़न और जो यहाँ पे देखें तो इस लैंग्वेज के अंतर्गत मतलब हम देखें तो अलग अलग सेक्शन में बांटा जा सकता है। इसे जो है हाँ यहाँ देखें तो इसे आंसी यानी कि जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है कोबोल कंपाइलर के साथ किसी कंप्यूटर सिस्टम पर चलाया जा सकता है। कोबोल का एक एडिशन विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे ओप्स बोला जाता है ये देखने को मिलता है। बेसिक, बेसिक को बोला जाता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और यह एक लोकप्रिय व सरल लैंग्वेज है जिसका विकास 1964 में किया गया था प्रोफेसर जॉन कैमिनी के द्वारा तथा थॉमस कोट्स के द्वारा। यह पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका प्रयोग गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सरलता के कारण इसका प्रयोग जो है ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई क्विक बेसिक तथा विजुअल बेसिक एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे किसकी, पास्कल की। तो पास्कल की अगर बात करें तो इस लैंग्वेज का जो विकास है 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस बिर्थ इनके द्वारा किया गया था और इसका नाम जो है कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ट्रेनी को लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अतः इसे एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिर सी लैंग्वेज को बोला जाता है मदर लैंग्वेज और 1972 में इसको बेल लेबोरेटरी अमेरिका के अंतर्गत डेनिस रिची और ब्रेन कैरिंगन इनके द्वारा डेवलप किया गया था। इसका विकास उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया। यह सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज है। इसमें सोर्स प्रोग्राम छोटा और संक्षिप्त लिखा जाता है। इसका कंपाइलर जो है सभी प्रकार के कंप्यूटर में कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे किसकी, सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस सी का ही एडवांस रूप है। सी के बाद एडवांस सी आया था ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस आया। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट सी तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओप्स आधारित लैंग्वेज है। यह बोलचाल की अंग्रेजी लैंग्वेज के करीब है, हालांकि यह लैंग्वेज संक्षिप्त और सशक्त है और यह एक कठिन लैंग्वेज है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। उसके बाद जावा भी एक प्रकार की जो है रिमोट आधारित, मतलब जैसे रिमोट होते हैं ना, रिमोट है इंटरनेट के प्रोग्राम, छोटे छोटे एप्लेट्स हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, परंतु अभी वर्तमान में ओरेकल के अंदर ये शामिल हो गया। जेम्स गोसलिन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यह उसकी अपेक्षा छोटी और सरल है। इसका विकास मुख्य रूप से इंटरनेट में उपयोग की जाने वाली इंटरनेट में उपयोग किया गया। इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि टीवी के रिमोट हो गया, टेलीफोन हो गया, इन सभी के प्रोग्राम को लिखने के लिए, एनिमेशन आधारित, वेब आधारित, ट्यूटोरियल गेम्स है, इन सभी के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। इस लैंग्वेज में कंपाइल किया गया जो कोड है वो मशीन भाषा पर निर्भर नहीं करता यानी कि स्वतंत्र होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड जिसे बोलते हैं। फिर एक हो गई एल्गोरिदम लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। इस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग एल्जेब्रा यानी बीजगणित कैलकुलेशन में किया जाता है। फिर उसके बाद कोमल यानी कि एक प्रकार कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज इसको बोला जाता है। मध्य स्तरीय यानी कि मीडियम जो लेवल है उसके छात्रों के प्रयोग के लिए लैंग्वेज विकसित की गई थी। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक 1972 में फ्रांस में इसको डेवलप किया गया था। इसमें जो है समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं लॉजिकल प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सी शार्प की अगर बात करें, सी शार्प सी हैज़ बोला जाता है। सी प्लस प्लस और सी दोनों के गुण हैं, उनको इकट्ठा करके यहाँ इसको बनाया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है एक, और जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया गया। लैंग्वेज यूरोपियन जो लैंग्वेज है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जिसे ECMA बोला जाता था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इसके मानकों द्वारा मान्यता प्रदत्त है। RPG रिपोर्ट
प्रोग्राम जनरेटर। यह सामान्य व्यावसायिक कार्यों तथा द्वारा जो है प्राप्त रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई लैंग्वेज है और ये एक सरल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग छोटे व्यावसायिक कंप्यूटर में किया जाता है। इस लैंग्वेज का विकास IBM कंपनी में किया गया था। लिस्प की अगर बात करें तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। इसका विकास आपको 1959 में देखने को मिलता है जॉन मैकार्थी के द्वारा इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग में किया गया था। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग गैर सांख्यिकी डाटा यानी कि नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए प्रोसेसिंग के लिए किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय लैंग्वेज मानी जाती है। कुछ एडवांटेजेस देखिए, ये तो हमने देख ली हैं, डिसएडवांटेजेस भी हमने देख ली। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है लैंग्वेज के अंतर्गत। तो देखिए हमने बात करें हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है वो हमने यहाँ पे देखें, ठीक है। किस प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज काम करती है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत दो चीज़ें हमने देखे, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखे, हाई लेवल। लो लेवल के अंतर्गत मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, असेंबली में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे असेंबलर बोला जाता है। हाई लेवल में आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंतर्गत बेसिक है, सी है, C++ है, कोबोल है, फोर्टान है, जावा और कुछ अन्य जो हमने देख चुके हैं। तो बेसिक जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत देखने को मिलेगी। वर्तमान में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखते हैं उसमें सब में इंटरप्रेटर की ही देखने को मिलेगी उपस्थिति। क्यों? क्योंकि करंट में जैसे ही हम एक लाइन टाइप करें एंटर करें तो तुरंत हमको यहाँ पे एरर जनरेट कर देता है। मतलब क्या है? इंटरप्रेटर है, तुरंत वो एग्जीक्यूट कर देगा, कन्वर्ट करके मशीन भाषा में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम को। तो ये हम देख सकते हैं। हमने बात करी थी थर्ड जनरेशन के बारे में, उसके बाद हमने बात करी फोर्थ जनरेशन के कुछ एडवांटेजेस हमने देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देखे। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत फोर्टान देखें, फार्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोला जाता है, लोगो। इसके बाद हमने कोबोल देखे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक देखे, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके अलावा हमने पास्कल देखें, सी लैंग्वेज के बारे में देखें, C++ के बारे में देखें, जावा। उसके बाद एल्गोएल के बारे में देखें, कोमल। और उसके बाद प्रोग्लॉग के देखें, C शार्प के बारे में बात करें, RPG और लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक भाषा है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसके बाद हम जो है यहाँ एडवांटेजेस आप देख सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, सरकार स्टडी बेस एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है किससे संबंधित। जो देखिए एक चीज़ आपकी यहाँ भी जो है मतलब जो आपका MPPSC मेंस है, मेंस के अंतर्गत आपको ये कंप्लीट रूप से सिलेबस देखने मिलता है कंप्यूटर का। तो उसमें 4th यूनिट है थर्ड पेपर में, तो उसकी ये कंप्लीट हो जाती है ये जो टॉपिक है, और अन्य टॉपिक भी इसके साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती हैं जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और IAS ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।